सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, राजनीति में पदवी की तो बहुत कीमत होती है, पर सवाल ये है कि क्या एक शीर्षक ही असली ताकत की गारंटी है या फिर ये सिर्फ एक दिखावा है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे खेल के बिल्कुल सेंटर में है, क्योंकि राजनीति में याद रखिए, कभी कभी जो आपको दिया जाता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो होता है जो आपसे ले लिया जाता है। हमारी पहली थियरी के लिए हमें एक पुराना नियम अपनाना होगा, और वो है फॉलो द मनी। क्योंकि राजनीति में असली पावर वहीं होती है जहां पैसा होता है, और यहां पैसे के खेल में एक ऐसा बदलाव हुआ है जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। जरा इस पर नजर डालिए। पद का नाम बिल्कुल वही है, उप मुख्यमंत्री, लेकिन असली शक्ति का जो केंद्र था यानी वित्त मंत्रालय, वो एनसीपी के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चला गया है। अब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो ऐसा है जैसे किसी को ताज तो पहनाया, लेकिन उसमें से सबसे कीमती हीरा पहले ही निकाल लिया गया हो। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री खोने का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप ये तय नहीं कर सकते कि राज्य का पैसा कहां जाएगा। आप अपने विधायकों को खुश रखने के लिए फंड्स नहीं दे सकते। आप बड़ी बड़ी परियोजनाओं को हरी झंडी नहीं दिखा सकते। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो आपके पास पद तो है, लेकिन आपके हाथ पूरी तरह से बंधे हुए हैं। और यही से जन्म होता है खोखला ताज सिद्धांत का। ये राजनीति की एक बहुत पुरानी चाल है। किसी नेता को एक बड़ा पद देकर शक्तिशाली दिखाओ, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी सारी असली ताकत छीन लो। इससे वो सिर्फ नाम के राजा रह जाते हैं, जो हर चीज के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और एनसीपी का गुट आज ठीक इसी स्थिति में है। तो इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि एनसीपी का गुट अब अपने हर राजनीतिक काम के लिए, हर फैसले के लिए पैसों के मामले में पूरी तरह से बीजेपी पर निर्भर है। उनकी अपनी आज़ादी एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब पार्टी को जिंदा रहने के लिए अपने सहयोगी की मेहरबानी पर ही जीना होगा। यही सवाल हमें कहानी के दूसरे और शायद ज्यादा दिलचस्प हिस्से की ओर ले जाता है। अगर पार्टी को कमजोर ही करना था तो फिर सुनेत्रा पवार को ही क्यों चुना गया? हो सकता है यहां एक और गहरी रणनीति काम कर रही हो। यह सिर्फ कमजोरी का प्रदर्शन नहीं, बल्कि शायद अस्तित्व बचाने की एक बहुत ही चालाक कोशिश है। तो अब आते हैं दूसरी छिपी हुई हकीकत पर। क्या होगा अगर ये जो कमजोरी दिख रही है, ये सिर्फ एक दिखावा हो, एक ऐसी चाल जो पार्टी को टूटने से बचाने और फिर से जोड़ने के लिए चली गई है? शायद ये 2 कदम पीछे हटना है ताकि आगे चलकर एक लंबी छलांग लगाई जा सके। अजित पवार और सुनेत्रा पवार की राजनीतिक व्यक्तित्वों में शरद पवार के संबंध में एक बहुत बड़ा फर्क है। जहां अजित पवार हमेशा टकराव का प्रतीक थे, वहीं सुनेत्रा पवार को हमेशा से कम टकराव वाला और पारिवारिक संबंधों को महत्व देने वाला माना गया है। और हो सकता है कि यही फर्क इस पूरी रणनीति की चाबी हो। और यही इस दूसरी थ्योरी का सार है। क्या ऐसा हो सकता है कि सुनेत्रा पवार की भूमिका सिर्फ एक प्लेस होल्डर नेता की हो, जिसका असली काम बगावत को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि सुलह करके घर वापसी का एक पुल, एक रास्ता तैयार करना है? तो ये रणनीति काम कैसे करती है? चलिए इसके स्टेप्स को देखते हैं। पहला कदम, एक ऐसा नेता चुनें जो दुश्मन जैसा ना लगे। दूसरा कदम, अपनी कमजोर स्थिति को स्वीकार कर लीजिए। तीसरा कदम, यह महसूस कीजिए कि अकेले रहना अब खतरनाक है। और चौथा कदम, उस पार्टी के साथ विलय का रास्ता खोलिए जिससे आप अलग हुए थे, ताकि राजनीतिक तौर पर खत्म होने से बचा जा सके। तो अब इन दोनों थियरीज को, इन दोनों कड़ियों को जोड़कर देखते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो एक पूरी तस्वीर सामने आती है। ये कोई एक अकेली चाल नहीं लगती, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई कई चालों की एक सोची समझी रणनीति नजर आती है। तो देखिए ये कितना दिलचस्प है। पहला सिद्धांत यानी वित्तीय तख्ता पलट दूसरे सिद्धांत को जन्म देता है। बीजेपी द्वारा बनाया गया वित्तीय दबाव अकेले चलना लगभग नामुमकिन बना देता है। इसलिए विलय का पुल सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक जरूरत बन जाता है। यानी कमजोरी ही एकता के लिए सबसे बड़ा कारण बन जाती है। तो आखिर हम इसे क्या समझें? क्या ये एक मास्टर स्ट्रोक है जिसमें कमजोरी को ही हथियार बनाकर अस्तित्व बचाने की कोशिश हो रही है, या फिर ये एक हारी हुई बाजी का आखिरी दांव है जिसमें पार्टी अपनी पूरी पहचान ही खो सकती है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही देगा। पवार परिवार की राजनीतिक विरासत आज एक ऐसे चौराहे पर है जहां से कई रास्ते निकलते हैं। तो सवाल बस इतना है, क्या ये जो हो रहा है वो राजनीतिक अस्तित्व बचाने का कोई नया ब्लूप्रिंट है, या फिर एक शक्तिशाली राजवंश के अंतिम अध्याय की ये सिर्फ शुरुआत है?